friends, welcome to Prarambh Digital. My name is Parth Prajapati, and in this particular video, we are starting with a very fundamentally important chapter called as vectors. In this video lecture, we are going to learn about four things. First thing, what is a physical quantity? Second, physical quantity को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? थर्ड, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एंड टॉपिक नंबर 4, अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूं तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का फिजिक्स में तरीका क्या होता है? इन चार चीजों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे. लेट्स लर्न वेक्टर्स. द फर्स्ट थिंग जो अभी हम पढ़ेंगे इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. The first thing that we are learning is called as what? Tell me. Physical quantity. What do you mean by physical quantity? पहले ये समझता है. Physical quantity का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको या तो आप मेजर कर सकते हो या तो जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी? आइदर यू कैन measure that thing or you can calculate that thing. इसको हम कहेंगे physical quantity. ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको measure किया नहीं जा सकता या तो फिर जिसको calculate किया नहीं जा सकता उसको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी. फेयर इनफ. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी के ना कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. तो लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. जैसे एरिया. इस क्लासरूम का एरिया मेजर कर सकता हूँ मैं. कैसे? क्लासरूम की आप लेंथ निकाल लो, क्लासरूम की आप विड्थ निकाल लो, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा. तो फिर आपका एरिया क्या माना जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी. इस क्लासरूम का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ मैं. कैसे? वैसे ही लेंथ निकाल लो, विड्थ निकाल लो, हाइट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. किसी इंसान का वेट निकाल सकता हूँ मैं. हाँ, वेइंग स्केल पे जाके खड़े हो जाओ, आपको दिख जाएगा. ये जो मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, इस मार्कर की लेंथ निकाल सकता हूँ मैं एक स्केल की मदद से. आर यू गेटिंग इट? अगर मेरे पास एक अच्छी सी घड़ी हो जिसमें स्टॉप वॉच हो तो मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके. क्या मैं सांगली शहर का आज दोपहर को 2 बजे टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता हूँ? आर यू गेटिंग इट? सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू सी, एरिया, वॉल्यूम, वेट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव यू. आई कैन टॉक अबाउट स्पीड. कैन आई कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ कार? स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना डिस्टेंस है और आपको पॉइंट डी से पॉइंट बी पर जाने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा. आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको स्पीड मिल जाएगी. क्या मैं किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकाल सकता हूँ? कैसे? जिस चीज़ की डेंसिटी निकालना चाहते हो पहले उसका मास निकाल लो वेइंग स्केल से, फिर उसका वॉल्यूम निकाल लो फॉर्मूला से, और फिर मास अपॉन वॉल्यूम किया तो आपको क्या मिल जाएगा? तो बोर्ड पे मैंने जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है या तो फिर इनको मेजर किया जा सकता है. तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें क्या मानी जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी. इज इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? तो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका सिंपल सा आप एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? कोई भी ऐसी चीज़ या तो जिसको मेजर किया जा सके या तो आप उसको कैलकुलेट कर सको, उसे हम क्या कहेंगे? इज दैट फाइन? पक्का? ओके. ये पहली चीज़. अब ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में, स्केलर का मतलब क्या? इट does not require direction. स्केलर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन.
what is the time right now? It is morning 8:15. ठीक है, it is morning, तो 8:15 AM का अभी टाइम हुआ है. अब मैं नॉर्थ में फेस करूं, चाहे मैं ईस्ट में फेस करूं, चाहे मैं वेस्ट में फेस करूं, चाहे मैं साउथ में देखूं, चाहे मैं ज़मीन पे लेट जाऊं और सीलिंग को देखते देखते समय बताऊं, क्या मेरा समय बदलेगा? इसका मतलब क्या? टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको समय से कोई लेना देना नहीं है. अगर मुझे मेरा खुद का वज़न चेक करना है, आई वॉन्ट टू चेक व्हाट इज़ द मास दैट आई हैव, व्हाट इज़ द वेट दैट आई हैव, व्हाट डू आई डू? आई जस्ट गो एंड स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल. अब आप कौन से डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में फेस किया तो वज़न कम आएगा, ऐसा होता है. नॉर्थ वेस्ट में फेस किया तो वज़न बढ़ जाएगा, ऐसा होता है. तो अगर आपको मास निकालना है, या फिर इस पेन का मतलब, जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया मास का, फर्स्ट एग्जांपल दिया मैंने किसका? टाइम का. तो क्या टाइम और मास ऐसी चीजें हैं जिसको डायरेक्शन की जरूरत है? पक्का? अगर मैं आपको बोलता हूं कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और आउटसाइड द टेम्परेचर इज से 40 डिग्री सेल्सियस, इट्स अ मंथ ऑफ अप्रैल, दोपहर है, बहुत गर्मी लग रही है, बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो क्या मेरे डायरेक्शन चेंज करने से या मेरे इधर उधर घूमने से क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? मतलब क्या? टेम्परेचर भी एक ऐसी चीज़ है जिसको नेचुरली डायरेक्शन की ज़रूरत. तो ऑल दीज आर व्हाट क्वांटिटीज. द ब्यूटी ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज आप इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नॉर्मली कर सकते हो. व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी? आप इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एकदम आसानी से कर सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई हैड 50 rupees, somebody came and gave 20 more to me. I had 50 rupees, somebody came and gave 20 more to me. अब मेरे पास कितने पैसे हो गए? क्या किया? 50 प्लस 20 ऐड किया, 70 आंसर आ गया. नॉर्मली तो ऐड किया. इस मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपने इसको बीच में से तोड़ दिया और जो एक पहला टुकड़ा है वो है 3 सेंटीमीटर का, तो दूसरा टुकड़ा कितना? तो क्या किया? 10 में से 3 माइनस किया, 7 बचा. तो नॉर्मली तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ वन सच स्टेज इज 10 feet. तो अगर ऐसे मैंने 3 स्टेज बैक टू बैक लगा दिए तो व्हाट इज द टोटल लेंथ? नॉर्मली तो मल्टीप्लाई कर रहे हो. मेरे पास 50 रुपए हैं जो मुझे 10 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो हर एक के हिस्से में क्या आएगा? नॉर्मली तो डिवाइड किया. तो ये सारी चीज़ों को मैं नॉर्मली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. डू यू गेट इट? सो वेरी 2 सिंपल पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट स्केलर. पहली चीज़, ऐसी चीज़ों को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये पहली चीज़. और दूसरा, आप इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एकदम नॉर्मली जैसे स्कूल के दिनों से सीखते आ रहे हो. स्कूल में अलजेब्रा में यही सब किया है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. तो वो सारी चीज़ें आप किस पे अप्लाई कर सकते हो? फेयर इनफ. वी विल टॉक अबाउट वेक्टर्स, आवर चैप्टर. तो क्लासीफाई हुआ है, तो कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? अगर स्केलर को इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स, जैसे ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, एक फुटबॉल रखा हुआ है. अ प्लेयर कम्स एंड किक्स द बॉल, वेयर विल द बॉल गो? वेयर विल द बॉल गो? अब आप बोलोगे सर वो तो डिपेंड करता है ना, अगर यहाँ से आके इस तरफ किक किया तो बॉल इस तरफ जाएगा, बट अगर उसने यहाँ से आके इस तरफ किक किया तो बॉल उस तरफ जाएगा. बट अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि किस तरफ से आके उसने किक किया है, विल यू बी एबल टू टेल मी वेयर द बॉल इज गोइंग टू गो? क्यों नहीं बता पा रहे? बिकॉज नाउ यू आर डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन. अनलेस आई गिव यू द डायरेक्शन, you will not be able to give me the
आंसर कि ये बॉल जाने कहाँ वाला है। फेयर इनफ, पक्का? ओके। स्कूल में थोड़ा बहुत मैग्नेट के बारे में आप पढ़ा है आपने। मैग्नेट्स को दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है, और मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा स्कूल में? मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड दे एंड ऑन, तो नॉर्थ टू साउथ। देखो अगर आप मेरे एरोज देखोगे, वेयर आर माई एरोज स्टार्टिंग फ्रॉम? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ। एंड वेयर आर द एरोज एंड लाइक एंडिंग एट? आर यू गेटिंग इट? तो ये नॉर्थ टू साउथ। अगर मैंने नॉर्थ और साउथ का प्लेसमेंट चेंज कर दिया, साउथ इस तरफ कर दिया, नॉर्थ इस तरफ कर दिया, नाउ व्हाट हैपेंस? एरोज विल चेंज। मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड कैसी चीज़ है जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है? फोर्स एक कैसी चीज़ है जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है? आर यू गेटिंग इट? मैं यहाँ पर हूँ, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब मैं 5 किलोमीटर गाड़ी चला के क्या हमेशा मेरे घर पे पहुँच जाऊँगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द क्लासरूम, यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में अगर गाड़ी चलाऊंगा, विल आई बी रीचिंग माई होम? देर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर रोड। अच्छा, उस रोड पे जाने के बाद भी देर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच ओनली इफ आई ड्राइव माई कार आई विल बी एबल टू रीच माई होम। तो क्या डायरेक्शन मैटर करेगा? आर यू गेटिंग इट? तो जिन चीज़ों को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और जिन चीज़ों को डायरेक्शन की ज़रूरत है उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर। स्केलर को अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हो? नॉर्मली मतलब क्या? यूजिंग सिंपल एल्जिब्रा। 3 और 2 5, 5 इंटू 2 10, 10 में से 4 गया तो 6। आर यू गेटिंग इट? 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। ये जितना सिंपल मैथ्स है, ये पूरा सिंपल मैथ्स आप कहाँ पर लगा सकते हो? बट वेक्टर्स की दुनिया ऐसी नहीं है। अगर वेक्टर्स भी इतनी आसानी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता तो वेक्टर्स पे पूरा एक चैप्टर नहीं बनता। इस पूरे चैप्टर में इनफैक्ट हम यही चीज़ें सीखने वाले हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और वेक्टर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। आर यू गेटिंग इट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे इजी है डिवीजन। इसलिए सबसे इजी है क्योंकि वेक्टर्स को डिवाइड ही नहीं किया जाता। तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। यू कैन नॉट डिवाइड 2 वेक्टर्स। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट आप उसको डिवाइड, तो जब डिवीजन होता ही नहीं है तो ये पढ़ ही नहीं सकते। तो पढ़ नहीं सकते तो टेक्निकली तो ये सबसे इजी हुआ। तो एक चीज़ तो अपने को करना ही नहीं है, ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर में व्हाट इज आवर गोल? एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी शुड बी एबल टू add 2 vectors, we should be able to subtract them, and we should be able to fair enough. So this is our entire chapter that we are going to start with. ये समझ में आ रहा है? So आज what we will do in today's lecture, we will start with what? Tell me. Addition of vector. और आज का और कल का ये पूरे 2 दिन जाएंगे वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये चीज़ को सीखने में। फेयर इनफ? ओके। नाउ वेक्टर को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब पहले आप वेक्टर को लिखते कैसे हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख लो। सो पे अटेंशन टू द बोर्ड। लेट्स गो फॉर द सेकेंड टॉपिक। वी आर स्टार्टिंग विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कि अगर आपको किसी वेक्टर को कहीं पे पेन पे, पेपर से लिखना है तो किस तरह से लिखोगे? लेट्स सी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको ये कहता हूं कि फोर्स इज 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। फोर्स इज व्हाट?
5 न्यूटन टूवर्ड्स, या फिर मैंने आपको ऐसा एक सेंटेंस दे दिया, फोर्स इज 5 न्यूटन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बोथ आर नियरली द सेम थिंग। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, फोर्स इज 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, और दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, फोर्स इज 5 न्यूटन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपका काम क्या है, मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि भाई इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो मैंने जो लिखा है वो तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ना, फोर्स इज 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, देयर हैज टू बी सम वे विथ विच इट कैन बी शोन इन अ सिंपलर एंड लेसर वर्ड्स। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो पहला आप ये देखो, यू कैन डू दिस इन 2 वेज। एक सबसे सिंपल है, आप उसको ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कैसे करोगे, तो जस्ट ड्रॉ द y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। कितनी वैल्यू है इसकी, वेयर इज द वैल्यू ऑन, लाइक ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस मतलब ये, ओरिजिन से स्टार्ट करो, एक एरो बनाओ इस तरह से, ओरिजिन से स्टार्ट करो, एक एरो बनाओ इस तरह से। वैल्यू कितनी है लिखो, और क्वांटिटी क्या है। एम आई टॉकिंग अबाउट एरिया, एम आई टॉकिंग अबाउट लेंथ, टाइम, स्पीड, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, फोर्स के लिए स्टैंडर्ड लेटर होता है एफ। एंड इज फोर्स अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट्स अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस कि जब भी आपको कोई वेक्टर लिखना होगा आप उस लेटर के ऊपर एक छोटा सा बार साइन बना दोगे। फेयर इनफ। तो ये क्या बता रहा है आपको, एफ क्या बता रहा है कि फोर्स की बात हो रही है, एफ के ऊपर का एरो क्या बता रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वाला एरो क्या दिखा रहा है, ये वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई मैं एक्स एक्सिस पर हूं, और नीचे जो लिखा है आपने 5 न्यूटन, व्हाट इज दैट, वैल्यू। 5 न्यूटन इज व्हाट, वैल्यू। वैल्यू आपको समझाना, फोर्स इज 5 न्यूटन, तो 5 इज द वैल्यू। ये जो वैल्यू वर्ड है ना, उसी का एक फैंसी वर्ड है मैग्नीट्यूड, इट्स द सेम थिंग। फोर्स की वैल्यू कितनी, 5, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, 5। तो मैग्नीट्यूड वर्ड इज द सेम वर्ड एज, दोनों में कोई फर्क, ठीक है। थोड़ा सा सीबीएसई वालों ने थोड़ा फैंसी वर्ड यूज किया होगा, लेट्स अज्यूम दैट। फेयर इनफ। स्टेट बोर्ड वाला वैल्यू समझ में आ रही है, ओके। हाँ, बट हम लोग थ्रू आउट द सिलेबस वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड मैग्नीट्यूड ओनली। फेयर इनफ, ओके। So force is how much, 5 Newton towards east. Yeah, this is one of the example. I'll give you one more example which is as easy to understand as this one was. Okay, velocity is 10 meter per second along negative y axis. क्या तरीका है लिखने का, velocity is 10 meter per second along negative y axis. Again, there are 2 methods. I haven't discussed the first method yet. We are just going for the drawing part. तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपने y axis बना ली, ये आपने x axis बना ली. How much is the value of velocity? 10 meter per second. And where is that? Negative y axis मतलब आप ओरिजिन पे चले जाओ, वहाँ से नीचे आ जाइए. Fair enough. एक एरो बना दो क्योंकि वेलोसिटी नीचे जा रही है. वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी के लिए सूटेबल लेटर इज v विद अ बार साइन बिकॉज वेलोसिटी हैपेंस टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी. डू यू गेट इट? ईजी लग रहा है आपको ये? श्योर. और ये दूसरी चीज में आप क्या कर देते, खाली फोर्स को लिख देंगे f बार इज इक्वल टू हाउ मच इज द वैल्यू, 5 न्यूटन. और ये पूरा का पूरा ही आप लिख रहे हो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो टेक्निकली इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही तो हुआ. आ रहा है समझ में? यहाँ पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी का v विद अ बार साइन. हाउ मच इज द वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव y एक्सिस. तो इसमें और ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. 99% ऑफ द टाइम, नॉट 99,
99.999% ऑफ द टाइम हम जब भी फिजिक्स में वेक्टर्स के बारे में कहीं पर भी कुछ लिखेंगे या उसको ड्रॉ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड थिंग. This is 5 Newton towards positive x-axis, 10 meter per second towards negative y-axis. Do you understand? I want you all to notice one thing. If you look at the size of the arrow, ये वाला arrow देखो और ये वाला arrow देखो. ये वाला arrow मैंने बड़ा बनाया और ये वाला arrow मैंने, पहले वाला arrow मैंने छोटा बनाया क्योंकि मैग्नीट्यूड भी छोटा है, 5 न्यूटन है. दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 10 था, डबल हो गया, तो उसकी साइज भी कैसी हो गई, डबल. इफ यू जस्ट लुक एट रफली, दिस इज 5 न्यूटन, दिस लॉन्ग, ऑलमोस्ट कैसा है, डबल. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बिगर इज द मैग्नीट्यूड, लॉन्गर is the arrow. Is it logical? Bigger is the magnitude, longer is the magnitude. जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा लंबा आपको एरो बनाना पड़ेगा. Are you getting it? कई बार फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर एक वेक्टर ऐसा बना दिया, एक वेक्टर ऐसा बना दिया, ठीक है. मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने वैल्यू तो दी नहीं है. अगर आप मुझे लिख के दे देते हो कि सर दिस इज 3 न्यूटन, दिस इज 8 न्यूटन, फिर मैं आपको बता दूंगा कि नहीं, दिस 3 इज द स्मॉलर वन, 8 इज द लार्जर वन. बट अगर मैंने आपको ये वैल्यू नहीं दी तो तभी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो इसका नाम है OA, इसका नाम है OB, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द साइज ऑफ द एरो आई कम टू नो व्हाट, कि भाई ऊपर वाला जो वेक्टर है OA वो साइज में कैसा है और नीचे वाला जो है OB वो साइज में कैसा है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? ओके, सो बिफोर वी गो अहेड विद दिस चैप्टर, ये जो पढ़ा है हमने, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. हाउ डिड वी स्टार्ट विथ? वी स्टार्टेड विथ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल से मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली आसानी से, आई टेक माई वर्ड्स बैक, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो या फिर जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. आर यू गेटिंग इट? फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स, एरिया, वॉल्यूम, वेट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एंड एनर्जी. बट क्या दुनिया में इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो आप आने वाले 2 सालों में पढ़ोगे. बट मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल दे दिए जो इस वक्त, इस मैच्योरिटी के साथ आप आसानी से रिलेट कर पाओगे. टेम्परेचर बोला तो आप रिलेट कर पाओगे, डेंसिटी बोला, स्पीड बोला, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, एरिया बोला तो आप रिलेट कर पाओगे. अभी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल दिया, तो आपका दिमाग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा एट दिस मोमेंट. हाँ, मे बी वेन यू आर कमिंग टू 12th स्टैंडर्ड और वेन यू आर डन विथ 50% ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, तब आपको ये सारी चीज़ें भी आप विजुअलाइज कर पाओगे. बट फॉर नाउ विद दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन द सब्जेक्ट, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे. ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात किसकी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी. तो क्या इस दुनिया में नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करती है? जैसे फीलिंग्स आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी. You cannot measure or calculate feelings with a magnitude and a direction or with a number. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? My mother does not come to me, kisses me and tells me I love you बेटा 5 meter per Newton. Does it make sense? Every time I do a mischief, my father does not come and shout at me with like I am angry on you and my amount of anger is 100 kg per meter square. ये सेंसलेस बातें हो रही हैं. हाँ, एंगर आप बोल सकते हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, ये सब हो सकता है. बट आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप उसके आगे कोई आंकड़ा नहीं जोड़ सकते, आप उसके पीछे कोई यूनिट नहीं जोड़ सकते. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो हम फिजिक्स में नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ेंगे. नॉन फिजिकल क्वांटिटी की पढ़ाई भी कहीं पे होती होगी, साइकोलॉजी में या साइकाइट्रिस्ट वगैरह, वहाँ पर इसकी पढ़ाई होती होगी.
I don't know, that is not our subject for now. For now we are here to study what, tell me, physical quantity, जिसको आप आसानी से measure या फिर जिसको आप आसानी से calculate कर सकते हो, and उसको briefly हम दो हिस्सों में divide कर सकते हैं. There is something called as scalar quantity, there is something called as vector quantity. Scalar मतलब क्या, एक ऐसी चीज़ जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत ही, और दूसरा क्या, वेक्टर, जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत है और इसको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वही जानने के लिए इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब डेफिनेटली आप इसको नॉर्मली प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, आई मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, और वेक्टर्स को डिवाइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स. डू यू गेट इट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड थिंग दैट वी लर्नड इज व्हाट, टेल मी, हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. तो काफ़ी सिंपल सा है. ईस्ट में है, एक्स एक्सिस पर है तो उस तरफ एरो बना दिया. जो क्वांटिटी है, फोर्स था तो एफ लिख दिया, वेलोसिटी था तो वी लिख दिया, एक्सेलरेशन होता तो ए लिख देता, डिस्प्लेसमेंट होता तो एस लिख देता. ठीक है, हर एक क्वांटिटी के लिए एक एक लेटर असाइंड है. आर यू गेटिंग इट? जैसे मोमेंटम, मोमेंटम के लिए आपको लगता होगा मोमेंटम स्टार्ट्स फ्रॉम एम, तो मोमेंटम के लिए एम लेटर होगा, बट ऐसा नहीं है. मोमेंटम के लिए लेटर होता है पी. डिस्प्लेसमेंट तो डी से होना चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है एस से. तो ऐसे हर एक क्वांटिटी के लिए हमने एक लेटर को असाइन कर दिया. जैसे वेवलेंथ, स्कूल में भी किया होगा, वेवलेंथ तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, बट लेटर डब्ल्यू नहीं है, लेटर है लैम्बडा, ग्रीक लेटर. मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सो वी हैव असाइंड वन लेटर जो एक्सेप्टेड है बाय एवरी वन ऑफ अस फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी. आर यू गेटिंग इट? तो जैसे फोर्स के लिए एफ रखा है हमने, वेलोसिटी के लिए वी रखा है हमने, ऊपर बार साइन क्यों बनाया आपने? बार साइन गिव्स यू एन आइडिया कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. और एरो कितना बड़ा बनाओगे? एरो उतना बड़ा बनाओगे जितना, अगर मैं एक और क्वांटिटी लिखता जिसकी वैल्यू होती 20, तो उसका एरो इससे डबल होता. और कौन से डायरेक्शन में होता वो क्वेश्चन बताएगा. ईस्ट में है, वेस्ट में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, वी विल गो अकॉर्डिंगली. डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है? I give you 5 minutes to copy this, and after this we will start with what? Addition of two vectors. तो स्केलर्स और वेक्टर्स. स्केलर मतलब क्या? जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत और आप उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से. वेक्टर्स मतलब क्या? डायरेक्शन की ज़रूरत है और उसको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करने का अलग कुछ मेथड है. तो वो जो अलग वाली मेथड है, दैट इज़ व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द easiest of all, addition of two vectors. What are we starting with? Tell me. कि अगर दो वेक्टर्स मुझे दिए हैं तो मैं उनको ऐड कैसे करूं, ये अभी हम सीखने जा रहे हैं. ठीक है? एंड इन नेक्स्ट हाफ एन आवर वी मस्ट हैव लर्नड क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ एडिशन विद सम और द मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है? लेट्स स्टार्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल कि एक वेक्टर है इस तरफ, नाम है P, और वेक्टर है इसीलिए ऊपर क्या करूँगा मैं? बार साइन. देयर इज़ वन मोर वेक्टर, इसका नाम है Q, और P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में इट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. डू यू गेट इट? वेक्टर P इज गिवन, वेक्टर Q इज गिवन, और P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में दे हैव गिवन अस द एंगल एज 60 डिग्री. एंड उन्होंने मुझे ये बोला है कि P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेट अस से दैट इज 8, और Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेट अस से दैट इज 10. ऐसे ही मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ. तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 8. Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 10. एंड दे आर आस्किंग मी कि भाई फाइंड कि अगर मैंने P वेक्टर को Q वेक्टर से ऐड किया तो क्या बनेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज? फाइंड P बार प्लस Q बार इज व्हाट? आर यू गेटिंग इट? ओके. तो इसको सॉल्व करने के लिए आई विल गिव यू अ सिंपल मेथड. पहले तो आप ये समझो, कैन यू ऐड 5 बनानास प्लस 2 एप्पल्स? क्या ये पॉसिबल है लॉजिकली? ये नहीं हो सकता. हाँ, बट अगर यहाँ पर भी एप्पल्स हैं तो
ये हो सकता है, कितना आएगा आंसर? 7 वॉट? तो ये तो आप एक ही बार लिख रहे हो ना. What I meant is, when you have 5 apples to be added with 2 apples, what you get is also an apple. When you subtract 5 apple and 2 apple, what you get is also an apple. Forget about the number. मुझे नंबर में इंटरेस्ट नहीं है. एप्पल में एप्पल ऐड किया तो एप्पल ही तो बनेगा. एप्पल से एप्पल को सब्ट्रैक्ट किया तो एप्पल ही तो बनेगा. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? उसी तरह वेक्टर से वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर ही तो बनेगा. यू कैन नॉट हैव कि मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड किया और आंसर स्केलर बन गया. ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है. ये आपका दिमाग एक्सेप्ट कर पा रहा है? तो इफ वन वेक्टर इज एडेड विथ वन मोर वेक्टर, व्हाट यू गेट इज ऑल्सो अ वेक्टर. तो क्यों ना उस वेक्टर का एक नाम दे दिया जाए? क्यों ना उस वेक्टर का एक. तो चलो सॉल्यूशन में शुरुआत करता हूं मैं कि मान लेते हैं लेट p वेक्टर एडेड विथ q वेक्टर गिव्स यू वन मोर वेक्टर एंड लेट्स कॉल इट एज r. हेलो, कि मैंने p वेक्टर को और q वेक्टर को ऐड कर दिया और आपको एक और वेक्टर मिल गया और उस वेक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया? आपकी मर्जी. अगर आपको कुछ भी और आपको a रखना है a रख दो, x रखना है x रख दो, y रखना है y रख दो. उससे फिजिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. फेयर इनफ. अच्छा, ये जो r वेक्टर आपने नाम रखा है इससे बोला क्या जाएगा? इसको बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. क्या बोला जाएगा इसको? दैट्स नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ p एंड q. और वो p आपका वेक्टर था, q आपका वेक्टर है, तो p और q को जब ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो एक वेक्टर ही होगा. इसीलिए उसका नाम मैंने क्या रख दिया? हाँ, मतलब इट विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. नाम है उसका r. फेयर इनफ. अच्छा, हर वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? 2. एक उसकी वैल्यू कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है. एक उसकी वैल्यू जिसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका. आर यू गेटिंग इट? वेक्टर p की वैल्यू क्या है और वेक्टर q की वैल्यू क्या है? वेक्टर p का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स पॉजिटिव. और वेक्टर q का डायरेक्शन क्या है? 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. हेलो, आपके पास बोर्ड पे 2 वेक्टर्स हैं, नाम है उनका p और q. p वेक्टर की वैल्यू कितनी? 8. उसका डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड और वैल्यू सेम होता है. और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 10. और उसका डायरेक्शन क्या? 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और मैं क्या करने चला हूं? मैं p वेक्टर को q वेक्टर से ऐड करने चला हूं. जो आंसर आएगा उसका नाम मैंने रखा है r, और आंसर को बोला क्या जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर. आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, अगर तुम्हारा ये जो r है अगर वो एक वेक्टर है तो इसके पास भी तो 2 चीजें होंगी. अरे यार, तुमने बोला p क्या है? वेक्टर. तो उसके पास 2 चीज है ना, एक उसकी वैल्यू है, एक उसका डायरेक्शन है. q के पास भी तो वैल्यू और डायरेक्शन है. तो r जब बनेगा तो वो भी तो एक वैल्यू लेकर बनेगा और वो भी तो एक डायरेक्शन लेकर बनेगा. तो जब मैं आपको बोलता हूं कि भाई p वेक्टर और q वेक्टर को ऐड करके क्या बनेगा, तो तुमने बोला r बनेगा. तो जब मैं बोलूंगा ठीक है r निकाल के दो, तो तुम मुझे दोनों चीज निकाल के दोगे. r का मैग्नीट्यूड भी निकालोगे और r वेक्टर कहां पर है उसका मुझे डायरेक्शन को ड्रॉ भी करके दोगे. जैसे p ड्रॉ किया, जैसे q ड्रॉ किया, वैसे ही आप मुझे r भी ड्रॉ करके देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? उन्होंने बोला p और q को ऐड करो तो ये करो. p और q को ऐड करके बनाएंगे r, और r का आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. फेयर इनफ. ओके, पहले आते हैं कहां पर? मैग्नीट्यूड पे. r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यहां पर क्यों ऐसी लाइनें नहीं बनाई? क्योंकि यहां पर पूरे वेक्टर की बात हो रही है. फिर मैंने वेक्टर को 2 पार्ट में कर दिया.
यहां पर ऑन द लेफ्ट ऑफ आर बार what am I discussing? Only the and on the right of r bar I am going to talk about the direction. When I am here, am I talking about direction? I am just interested in the तो जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो आप क्या करो, आर बार बना के ऐसे मॉड साइन बना दो. तो जैसे ही मैं मॉड साइन बना रहा हूं, मतलब मैं अब आपको क्या बोल रहा हूं कि नाउ आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट. डू यू गेट इट? पक्का? ओके. सिमिलरली अभी देखो यहां पर भी एक छोटा सा नोट अलग से लिख लेना. पी वेक्टर है, डायरेक्शन क्या बोला तुमने? अलोंग पॉजिटिव. अगर मैं ऐसा करता हूं ना, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप? नाउ इट्स ओनली 8. अब पीछे मत लिखो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने सवाल में ही तुमको हिंट दे दी ना. द मोमेंट आई मेक मॉड साइन, मतलब आई एम आस्किंग यू टू गिव मी ओनली द. अब मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है तो जबरदस्ती वहां पे लिखो मत, जरूरत नहीं है उसकी. फेयर इनफ. सिमिलरली जैसे ही मैं लिखता हूं क्यू, चलो जैसे ही मैं लिखता हूं क्यू बार, अच्छा मैंने सिर्फ इतना लिखा तो आप क्या लिखोगे? वैल्यू इज 10 विथ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. बट अगर मैंने ऐसे मॉड साइन बना दी, अब मुझे सिर्फ किस में इंटरेस्ट है? 10 में इंटरेस्ट है, मैग्नीट्यूड में ही इंटरेस्ट है. डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आप सिर्फ लिख दो P इज इक्वल टू 8. यहां पर आप क्या लिख दो? Q इज इक्वल टू, मतलब देखो जब आप Q लिख के ऊपर वेक्टर बना रहे हो तो आपने क्या बोला? ऊपर लाइन बनाई, मतलब आपने बोला कि मैं वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं. बट द मोमेंट यू मेक मॉड साइन, मतलब मैं ये भी तो बता रहा हूं कि फॉर नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द. तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है ना तो फिर इतना तामझाम भी मत करो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सिर्फ Q लिखो, सामने वाला समझ जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि या तो आप लिखो पूरा P वेक्टर मॉड साइन बनाओ, इतना तामझाम नहीं करना तो भी चलेगा. आप सिर्फ क्या लिख दो? P इक्वल टू 8 या फिर Q इक्वल टू. डू यू गेट इट? तो यहां पर भी आप ऐसा लिख सकते हो. एक ही बात हुआ ना. R इज इक्वल टू, देयर इज अ फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला that you will have to remember and I am not going to derive this. Why? जब आप 6th स्टैंडर्ड में थे तब आपने पाइथागोरस पढ़ा. क्या पढ़ा आपने? एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, नाम है इनका A, B और C, है ना. ए बी की वैल्यू है 3, B और C की वैल्यू है 4, तो AC की वैल्यू निकालो. क्या किया तुमने? AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड देन 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, रूट आ गया 5. ये सही है? इफ यू रिमेंबर व्हेन वाज द टाइम और विच स्टैंडर्ड वर यू इन व्हेन यू लर्नड द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस? 5th और 6th? आई डोंट नो एग्जैक्टली. 5th या 6th में थे? 6th में मोस्टली. 6th में थे आप और तब आपने क्या पढ़ा? पाइथागोरस का फॉर्मूला. बट ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कब पढ़ा? तो 6th, 7th, 8th और 9th 4 साल बिना डेरिवेशन के ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे और दुनिया स्मूथ चल रही थी, कहीं पे अटके नहीं ना. मेरा कहने का ये मतलब है हर बार हर फॉर्मूला को यूज करने के लिए वो फॉर्मूला कहाँ से आया ये जानने की कोशिश मत करो. अच्छा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पर डेरिवेशन मैटर करेगा, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर डेरिवेशन मैटर, जैसे ये एग्जाम्पल पाइथागोरस का फॉर्मूला आपने पढ़ा 6th स्टैंडर्ड में, उसको प्रूव कब किया? वो ट्राइंगल वगैरह से 10th की ज्योमेट्री में. बट 6th वाले बच्चे को तो नहीं मालूम ना कि मैं 10th में जाके इसको डिराइव करने वाला हूं. वो तो चुपचाप फॉर्मूला फॉलो कर रहा है और उसके आंसर राइट भी आ रहे हैं. हम अभी वही करने जा रहे हैं. आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? टेल मी. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ. अब मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया,
अब अगर आपको ये है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको डिराइव करो, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। क्यों नहीं करने वाला? पहली बात, ये आपके नीट में JEE में आपसे कोई डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है, और ये फॉर्मूला ऐसा है कि उसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है ना, वो भी कहीं पे आगे चल के आपको काम आने वाले नहीं है। तो इट्स नॉट नीडेड। लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इनटू समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एन आउटकम। आर यू गेटिंग इट? सो ट्रस्ट कर लो मुझ पे। क्या मेरे पास कोई मोटिव है आपसे झूठ बोलने का? डू आई हैव अ मोटिव टू लाई टू यू? नो। तो फिर आप भरोसा कर लो। फेयर इनफ? ओके। तो R इज इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज द फॉर्मूला। इसमें p क्या है? p वेक्टर है। p लिखा मतलब क्या? p बार का मैग्नीट्यूड। तो व्हेन आई राइट p आई मेंट मैग्नीट्यूड ऑफ p। व्हेन आई राइट q आई मेंट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ q। फेयर इनफ? क्या आपको p और q का मैग्नीट्यूड पता है? ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन p एंड q। क्या आपको वो भी पता है? बस फिर वो सारे चीजें डाल दो और उसको सॉल्व कर लो। आर यू गेटिंग इट? तो कैसे करेंगे? हाउ डू वी गो अहेड विद दिस? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, q का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 8 टाइम्स 10 cos ऑफ 60 डिग्री। डू यू गेट इट? हाउ मच? दिस इज 64 प्लस 100। चलो ठीक है, ऐसा कर लो, 2 टाइम्स 80 cos ऑफ 60 इज हाफ। आर यू गेटिंग इट? cos ऑफ 60 इज हाफ। तो फिर यहाँ से दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कट विथ ईच अदर। ये क्या बन गया आपका? दिस इज गोइंग टू बी 180 प्लस 64। हाउ मच? दिस इज 2 244 ना, 74 कहाँ पे? 18 प्लस 6 इज गोइंग टू बी 24। डू यू गेट इट? ओके। और हाउ मच इज द रूट ऑफ 244? एग्जैक्ट आंसर नहीं, अप्रोक्सीमेट भी बता दो। 196 का रूट क्या होता है? 14। 225 का रूट क्या होता है? और 256 का रूट क्या होता है? आपका नंबर क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं 244 इज समवेयर बिटवीन 225 एंड 256? तो इसका रूट भी 15 और 16 के आसपास ही तो आएगा। आर यू गेटिंग इट? लेट मी राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली 15.7। आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस। डू यू गेट इट? तो ये आपने क्या निकाल लिया? आर का मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर अच्छे नंबर्स मिले कि जैसे मान लो इसको ये सॉल्व करते करते अगर यहाँ पर रूट ऑफ 144 ही आ गया होता, तो 144 का तो रूट आप लिख लेते ना 12। तो इफ़ यू गेट गुड नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर, तो लिख दो। नहीं मिला तो अप्रोक्सीमेशन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके। तो ये हमने क्या सीखा कि जब भी दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा उस नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। डू यू गेट इट? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? कि वो जो नया वाला वेक्टर है ना, मुझे वो ड्रॉ करके दो। जैसे आपने p को ड्रॉ किया, जैसे आपने q को ड्रॉ किया, मुझे वो जो नया वेक्टर है ना r बार, मुझे आप वो भी ड्रॉ करके दो। दैट इज अवर नेक्स्ट जॉब। डू यू गेट इट? तो वो कैसे करेंगे? तो पहले एक काम करेंगे, डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज parallelogram. How do you find the direction of the resultant vector? Using parallelogram. Now what is this and how do we? It's a very simple thing. करना क्या है आपको? पहले आपका जो क्वेश्चन था ना, वो एज इट इज उठा के ड्रॉ कर दो। तो आपके क्वेश्चन में क्या था? आपके क्वेश्चन में आपके पास अप्रोक्सीमेटली इस साइज का p बार है, हाँ है ना, और 60 डिग्री के एंगल पे उससे थोड़ा सा बड़ा क्यू बार है। मैंने अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पर क्वेश्चन था उसको एज इट इज़ वहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखे।
P का मैग्नीट्यूड 8 था, मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है. Q का मैग्नीट्यूड 10 था, मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है. दोनों के बीच में एंगल था 60, मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है. मैं लिख सकता हूँ बट मैं नहीं लिखना चाहता बिकॉज आई वॉन्ट द डायग्राम टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल. आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट डिड आई डू सो फार? नथिंग. ये सिर्फ क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट किया है. अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा. किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. आर यू गेटिंग इट? अब पैरेललोग्राम क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल लॉ. ये जो पी बार है ना, बराबर इसको एक पैरेलल लाइन बना दो ऊपर. आर यू गेटिंग इट? और ये जो क्यू बार है, बराबर उसको एक पैरेलल लाइन बना दो यहां पर. आर यू गेटिंग इट? इंटरसेक्शन के बाद वाली लाइंस हटा दो. बोलो, इज योर पैरेललोग्राम कंप्लीट? इज योर पैरेललोग्राम कंप्लीट? तो मैंने अब तक सिर्फ पैरेललोग्राम बनाया. मेरा गोल पैरेललोग्राम बनाना नहीं है. मेरा गोल है कि P और Q को ऐड करके जो नया वेक्टर बना, उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन. तो कैसे मिलेगा डायरेक्शन वो देखते हैं. पैरेललोग्राम बनाने के बाद जस्ट ड्रॉ द डायगोनल. जस्ट ड्रॉ द. तो अगर ये मैं यहां पर इस तरह से डायगोनल बना दूं, तो ये जो डायगोनल है ना, वही तुम्हारा आर बार है. आर यू गेटिंग इट? पक्का? किस तरह से ड्रॉ किया रिजल्टेंट वेक्टर? एक बार वापस क्वेश्चन एज इट इज लिख दो. P वेक्टर को पैरेलल लाइन ऊपर बना दी, Q वेक्टर को पैरेलल लाइन इस तरफ बना दिया, तो आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. वेयर इज आर बार? आर बार इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी. बिगर इज द मैग्नीट्यूड, लार्जर इज द साइज ऑफ द एरो. आपके P का वैल्यू कितना था? आपके Q का वैल्यू कितना था? मगर जब आपने P और Q को ऐड किया करके R बनाया, R की वैल्यू क्या आई? इज 15, बिगर देन 8 and 10 बोथ. So should the arrow of R bar be bigger than P bar and Q bar both? Yes, it is. Look at the size of the arrow. It is bigger than P bar also and Q bar also. Are you getting it? अब अगर आपको डायग्राम में थोड़ा और आप अफोर्ड कर सकते हो डिटेलिंग, तो आप कर सकते हो, तो कर लो. जैसे P बार मैग्नीट्यूड कितना? 8. Q बार मैग्नीट्यूड कितना? 10. और P और Q के बीच वाला एंगल कितना? R बार मैग्नीट्यूड कितना? 15.7. डू यू गेट इट? इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको समझ में आ रहा है ये? पक्का? डिड यू अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? पक्का? ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स. वी विल सॉल्व एटलीस्ट 10 to 12 मोर जस्ट टू गेट द रिदम. बट आपको पहला चीज़ समझ में आया तो रिदम में जाएंगे ना. समझ में आ रहा है ये? व्हाट वाज द टास्क? They gave us two vectors P bar and Q bar along with their values, along with the angle between the two vectors, and they asked us to add. उन्होंने बोला फाइंड क्या करो कि भाई P वेक्टर और Q वेक्टर को ऐड किया तो क्या बनेगा. तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं P वेक्टर और Q वेक्टर को ऐड करता हूं तो एक नया वेक्टर ही बनेगा. उस नए वाले वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा? रिजल्टेंट वेक्टर. और वो जो नया वाला वेक्टर बना रिजल्टेंट वेक्टर, उस रिजल्टेंट वेक्टर का अब मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड. और मुझे क्या निकालना है? टू फाइंड द डायरेक्शन वाज वेरी इजी. वी आर यूजिंग व्हाट? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या करना है? एज इट इज ये क्वेश्चन उठा लो, P बार से पैरेलल लाइन बना दो, Q बार से पैरेलल लाइन बना दो, आपका पैरेललोग्राम रेडी हो गया. जस्ट ड्रॉ द डायगोनल. अच्छा, डायगोनल अभी आप कोई ऐसा बोलेगा सर मैंने डायगोनल ऐसा बनाया, तो नहीं, आपको डायगोनल वहीं से बनाना है. सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेड ऑफ द वेक्टर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेल ऑफ द वेक्टर. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या नाम से ही एक्सप्लेनेशन हो गया? जिस तरफ एरो है ये हेड है, और जिस तरफ एरो नहीं है वो टेल है. तो ये Q की टेल यहां पर है, P बार की टेल यहां पर है, Q बार की टेल यहां पर है. बोथ द टेल्स आर मीटिंग एंड यू कुड ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. तो आपका जो R बार आप ड्रॉ करना शुरू करोगे उसकी भी टेल वहीं पर होनी चाहिए जहां पर P और Q की टेल है. आर यू गेटिंग इट? सी, टेल्स ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर टुगेदर. वेक्टर्स
आर टुगेदर। डू यू गेट इट? तीनों वेक्टर के जो टेल्स हैं वो कैसे हैं? एक साथ होने चाहिए। तो आप फिर ऐसा उल्टा मत चलो कि मैंने यहां से यहां पे कोई डायगोनल बना दिया, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। हेलो, आ रहा है आपको समझ में? दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका आपको समझा? अच्छा, ये तो अभी हमने क्या रिवाइज किया कि भाई ऐड करके आप डायरेक्शन क्या बनाओगे, और अगर ऐड करके मैग्नीट्यूड क्या चाहिए तो उसका फॉर्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। दैट्स इट। इसमें p और q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ p बार एंड q बार। p बार का मैग्नीट्यूड इज 8, कैन बी रिटन एज p इक्वल टू 8। q बार का मैग्नीट्यूड इज 10, कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू 10। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सॉ ऑन द बोर्ड? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? फाइन, इसको कॉपी कर लो। टेक 2 to 5 minutes टू कॉपी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। मैं आपको एक और चीज़, एक अलग सा एंगल देता हूँ। लेट मी गिव यू एन एंगल ऑफ 53 डिग्री एंड लेट मी राइट दिस एज 5 एंड चलो दिस एज 7। वैसा ही, दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, जस्ट टू गिव यू प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सब कुछ सेम था, खाली मैंने 8 के जगह पर 5 कर दिया है और 10 के जगह पर 7 कर दिया है और एंगल को 60 डिग्री से कम करके थोड़ा 53 डिग्री। अरे गेटिंग इट? नाउ शायद आपको ऐसा लगता हो कि 53 इज अ वेरी वियर्ड नंबर, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट। 53 इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। आई टेल यू हाउ। जो आपका पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ना, 3 4 5, 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, करेक्ट? तो 3 4 5 वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये सबसे छोटी साइड 3, ये उससे थोड़ा सा बड़ा साइड 4 और ये सबसे बड़ा साइड तो 5, तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया ना, तो उसके सामने तो राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री आएगा। जहां पर साइड है जिसकी वैल्यू है 3, उसके सामने वाला जो एंगल है ना, दिस इज 37 डिग्री एंगल। और जहां पर 4 है, 4 वाली साइड के सामने वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज 53 डिग्री। अगर आप ऐड करोगे ना 90, 37 और 53, दिस विल एड अप टू 180। तो आपका जो ट्राइंगल का फंडामेंटल लॉ है कि तीनों एंगल्स का एडिशन शुड बी, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर। आर यू गेटिंग इट? तो ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट आप याद रखा करो, ठीक है? 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 5 के सामने 90। इनफैक्ट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर आपको स्कूल के दिनों का वो कॉन्सेप्ट याद है, तो एक प्रॉपर्टी थी, बिगर द साइड, उसके अपोजिट वाला एंगल भी उतना बड़ा होता है, और स्मॉलर द साइड, उसके सामने वाला एंगल भी उतना। सबसे छोटी साइड कौन है? तो 3 के सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा ही होगा ना, और सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? तो उसके सामने वाला एंगल भी तो सबसे बड़ा होगा। तो ये एक ट्राइंगल याद रखा करो, 37 53 वाला ट्राइंगल। आर यू गेटिंग इट? तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया 60, अब मैं दूसरा एंगल क्या ले रहा हूँ? 53, ठीक है? एंड जस्ट फॉर मेकिंग इट वेरी नॉर्मल, आई एम चेंजिंग द नेम्स ऑल्सो। पहले मैंने P और Q को ऐड किया, अब मैं A और B को ऐड कर रहा हूँ। तो फाइंड व्हाट? A बार एंड B बार। तो अच्छा, A बार का मैग्नीट्यूड इज हाउ मच? और A इज इक्वल टू 5। और दूसरे के लिए आप क्या लिख सकते हो? B बार का मैग्नीट्यूड इज 7 एंड B इज इक्वल टू 7। आपसे पूछा गया कि A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करके क्या मिलेगा? मैंने क्या बोला? लेट A वेक्टर प्लस B वेक्टर गिव यू रिजल्टेंट वेक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिजल्टेंट के लिए R लेटर यूज करते हैं, बट अगर आप बोलोगे कि नहीं सर A B के साथ C अच्छा जा रहा है, तो मैं C भी लिख सकता हूं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? However, my first priority would be R, because in every book most of the time you will find resultant vector के लिए लेटर क्या देखोगे आप?
आर देखोगे, बट आपको चाहिए तो आप सी लिख के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। हम पहले क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सेम एज सी, राइट? ओके देन, एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आएगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 7 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7 कॉस ऑफ 53 डिग्री। आर यू कन्विंस्ड? 5 का स्क्वायर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 के लिए 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7, दिस 2 is not getting cut ना, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7 cos ऑफ 53, वो आपको इस ट्राइंगल से मिलेगा। cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 53 के एडजेसेंट में क्या है और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3/5। आर यू गेटिंग इट? This time 5 is getting cut with 5, and what you have is, yes, 25 plus 49 is 74 plus, यहाँ पे ये 5 और ये 5 हो गया ना, 7 3s are 21 plus 2 is 42. This is going to be 116. Check. 116. अगर 100 होता तो मैं रूट में लिखता 10, और 121 होता तो मैं रूट में लिखता 11, बट ये 116 है, मतलब 10 और 11 के बीच में आंसर आएगा, क्लोजर टू 11। अरे यार 120 से ज़्यादा नज़दीक है ना, तो क्लोजर टू 11 या 10.8 10.9 जो आपको सही लगे। नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग एन एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम यू, क्योंकि नंबर्स कौन से बहुत अच्छे दे दिए मैंने रैंडम नंबर लिया, इसलिए यहाँ पे रैंडम चीज़ें आ रही हैं, तो आप आसपास भी पहुँच गए तो वी आर गुड टू गो। आर यू गेटिंग इट? ये मैंने क्या बना लिया, आर वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हाउ मच, 10.8, फेयर इनफ, ठीक है। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड बना दिया, एंड नहीं, आर वेक्टर नहीं ना, अब तो हमारा नाम बदल चुका है, सी वेक्टर। आर यू गेटिंग इट? ये मैंने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट एल्स डू आई नीड टू फाइंड आउट? अच्छा, हम डायरेक्शन ड्रॉ करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज, या, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए वेक्टर विथ अ वैल्यू ऑफ 5, this is going to be B vector with a value of 7, R vector का इस बार C vector, yeah, C vector वैल्यू कितना आ रहा है, 10.8, एंगल बिटवीन देम इज 53 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एंड जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डेरिवेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। स्कूल वाली ज्योमेट्री है थोड़ी बहुत, उसी से ये डेरिवेशन आया है, लेट्स नॉट गो देयर। आप ऐसा समझो मुझे नहीं आता, ठीक है, क्या पता मुझे सच में नहीं आता, यू नेवर नो। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया यूजिंग पैरेललोग्राम। आर वी क्लियर विद दिस? दिस वाज द सेकंड एग्जांपल। इन टुमारोज लेक्चर वी विल डू स्पेशल केसेस ऑफ एडिशन। स्पेशल केसेस, कुछ ऐसे स्पेशल एंगल्स हैं जहाँ पर आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल स्पेशल केसेस ऑफ एडिशन, दैट वी विल लर्न टुमारो। एंड डे आफ्टर व्हेन वी मीट हम एडिशन में ही रहेंगे, एक और चीज़ करेंगे। अभी आपने मुझे क्या करके दिया, सी बार को सिर्फ ड्रॉ करके दिया ना। आई कैन आस्क यू वन मोर थिंग, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूं, ए और सी के बीच वाला एंगल बताओ, सी और बी के बीच का एंगल बताओ। डू नॉट अज्यूम कि ये टोटल 53 है, 53 का हाफ 26.5, तो इधर 26.5 ऊपर 26.5, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये कहीं पर भी नहीं बोला कि आपका जो सी वेक्टर है इट इज एन एंगल बाइसेक्टर। डिड आई से दैट? तो अगर वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो क्या ये ज़रूरी है कि टोटल एंगल का आधा आधा होगा इधर? तो अगर आधा आधा नहीं होगा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि नीचे आपका बने 30, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, तो ऊपर क्या बनेगा? अगर टोटल 53 है, नीचे 30, तो ऊपर क्या बनेगा? 23।
वेरी गुड। हाँ, दोनों का टोटल 53 आएगा। वो तो कॉमन सेंस है ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो कल हम क्या करेंगे बोलो? टुमारो वी विल लर्न स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब कुछ ऐसे एंगल्स हैं, वो स्पेशल एंगल्स के लिए ये सब आपको करने की जरूरत। टुमारो वी विल डू दैट। डे आफ्टर व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये और ये रिजल्टेंट वेक्टर का ए और बी के साथ इंटरनली एंगल क्या बन रहा है आप वो भी निकाल सकते हो, एंड दैट इज व्हाट अवर नेक्स्ट पार्ट is going to be. So I hope you watched the entire video, and I also hope that you have understood everything. For more such conceptually detailed videos, keep following Prarambh Digital. Thank you.